हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि इसमें से प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेंस का यहाँ पर कुछ ऐसे मैंने क्वेश्चंस दे दिया है जिसको आप लिख लेंगे, और मैं जो टेलीग्राम चैनल बनाने वाली हूँ उसमें आप लोग इसको सेंड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीडीटी का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, फिर लिखा है सीडीटी के समर्थन में दिए गए साक्ष्य को बताते हुए सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो सीडीटी है यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो होती क्या है। तो इसको शुरू से समझते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है वो शुरू में बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसे वर्तमान में दिखती है, यानी कि सारे जितने भी यहाँ पर कॉन्टिनेंट है वो पहले उस वे में जो थे वो डिफाइन नहीं थे या फिर उस स्थिति में नहीं थे जैसे कि अभी है। जैसे कि ये पृथ्वी में जितने भी बेसिकली कॉन्टिनेंट है वो पहले एक भाग में ऐसे थे जिसे कि आप पैंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंजिया बोलते हैं। और पैंजिया जो है वो पेंथालासा से घिरा हुआ है, यानी कि बोल सकते हैं पैंजिया जो है वो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, और जो पेंथालासा है बेसिकली वो क्या पार्ट है, उसको क्या नाम दिया गया है, मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को, उसको बोलते हैं पेंथालासा। क्या बोलते हैं? पेंथालासा। नोट करते जाएंगे क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे आइए, आगे देखिए, ये जो पैंजिया है वो कुछ टाइम के बाद आप बोल सकते हैं कि लगभग 200 मिलियन वर्ष के बाद ये जो है पैंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, पैंजिया जब दो भागों में डिवाइड हो गया तो उसमें से एक का नाम था लॉरेंशिया और दूसरे का था गोंडवाना। ठीक है, इसको आप मान लीजिए कि लॉरेंशिया, मैं केवल एल लिख रही हूँ, और दूसरा हो जाएगा गोंडवाना। क्या हो जाएगा? गोंडवाना। देखिए, कई बार ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि लॉरेंशिया में कौन कौन से कंट्रीज थे और गोंडवाना में कौन कौन से कंट्रीज थे। तो देखिए, जो लॉरेंशिया है उसमें बेसिकली उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है और एशिया का कुछ पार्ट आता है, और जो गोंडवाना है उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत जो है निम्नलिखित में से किसका पार्ट था। ऑप्शन नंबर ए लॉरेंशिया, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना, ऑप्शन नंबर सी पेंथालासा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। बताइए, ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी जस्ट बताया गोंडवाना का पार्ट था। तो यानी कि अब आप लोगों ने देखा कि ये जो दो कॉन्टिनेंट है बेसिकली, जिसका एक का नाम मैंने लॉरेंशिया बताया और गोंडवाना, वो फिर धीरे धीरे क्या होने लगे, फिर से इसके भी जो भाग है वो अलग होने लगे। फिर ये जो है ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और फिर यहाँ पर आप लोगों को अफ्रीका मिलेगा। फिर धीरे धीरे ये एशिया वाला कुछ पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका भारत, फिर इसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ये धीरे धीरे क्या होने लगे, बहुत सालों के बाद बिल्कुल ही टूट टूट कर और अपना जो स्थान है वो लेने लगे। जैसा आज पृथ्वी वर्तमान में दिखता है ये वो वाला शेप है। ठीक है, तो आप इस तरीके का जो ड्राइंग है वो बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में जो ड्राइंग होता है, डायग्राम होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी टॉपिक को डायग्राम से समझाते हैं ज्योग्राफी में तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो टीचर पर पड़ता है। अब आगे बढ़ू, चलिए देखिए, कुछ छोटी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ कि ये जो सीडीटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैंने इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये किसने दिया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, सॉरी अल्फ्रेड वेगनर ने। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार आता है तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर कौन से सन में दिए थे? तो 1912 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये कौन थे अल्फ्रेड वेगनर? तो ये मौसम विज्ञानी थे, कहाँ के? जर्मनी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेगनर है उन्होंने बताया लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले, जबकि आप लोगों को मीसोजोइक एज पता होगी। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे तो सबसे पहले यही सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे 22 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर सभी महाद्वीप क्या थे? एक ही भूखंड में थे। मैंने अभी डायग्राम से आपको यही चीजें बताई ना, जैसे कि आप क्या नाम बोलते हैं? पैंजिया कहते हैं, और वो घिरा किससे था? पेंथालासा से। तो वही बता रहे हैं, जैसे कि जो अल्फ्रेड वेगनर हैं वो बोलते थे कि ये सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था। सुपर कॉन्टिनेंट यानी एक ही भूखंड के रूप में था। इस महाद्वीप को उन्होंने पैंजिया नाम दिया गया था। पैंजिया का क्या अर्थ होता है? आपने कभी सोचा है कि इसका नाम पैंजिया क्यों था? क्योंकि पैंजिया का अर्थ होता है यूनिवर्सल लैंड मास। ठीक है, देखिए
पेंजिया जो है उसके चारों ओर एक बहुत बड़ा सा विशाल महासागर था जिसका जो नाम है वो क्या है, पेंथालासा। पेंथालासा का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल ओशियन। यानी इन्होंने बहुत सोच समझ के नेम दिया है। आप लोगों को सुनकर लगता होगा पेंजिया ये क्या है, ऐसा क्यों नाम दिया गया, तो इसका क्या है, कुछ एक क्या बोल सकते हैं कि बहुत एक मीनिंगफुल वर्ड है ये पेंजिया, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो पेंजिया है वो समय के साथ धीरे धीरे टूट कर खिसकता रहता है, जिसे कि आप ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है विस्तार होना, ठीक है, टूट टूट कर अलग होना। तो जिसके कारण जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको आज महाद्वीप दिखाई देते हैं वो सभी भागों में टूट कर धीरे धीरे अपना निर्माण करने लगे। इसके कुछ ना कुछ उन्होंने क्या किए, वेगनर ने एविडेंस दिए। देखिए, कोई भी विद्वान यदि कोई बातें कहता है तो वो हवा में तो नहीं कहता, उसके पीछे वो बहुत सारे तर्क देता है, ठीक है, एविडेंस देता है, प्रमाण देता है। तो वेगनर ने अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए बहुत से प्रमाण दिए। उन्होंने भौगोलिक प्रमाण के रूप में ये बताया कि जो दक्षिण अफ्रीका है और दक्षिण अमेरिका है उनका जो तट रेखा है उसको मिलाने पर वो क्या हो रहे हैं, एकदम एक साथ क्या हो रहे हैं, पजल के रूप में फिट बैठ जाते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि पहले जो अफ्रीका था वो अमेरिका में जुड़ा हुआ था, ठीक है, यानी समय के साथ वो धीरे धीरे अलग हुआ है। इसको एक बार ड्राइंग से समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका मान लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका जो हो गया ये आपका साउथ अमेरिका, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये अफ्रीका, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे, जब आप इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे जोड़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये तो बिल्कुल यहाँ पर फिट हो रहा है। तो इससे इन्होंने बताया कि एक टाइम पर ये भूभाग जुड़े हुए थे जो कि समय के साथ ड्रिफ्ट थ्योरी से अलग होकर क्या हो गए, टूट टूट कर इन्होंने अपना स्थान अलग बना लिया। पहले ये एक पजल के रूप में जुड़े हुए थे, इसको जोड़कर उन्होंने ऐसा तर्क पेश किया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि फॉसिल एविडेंस, यानी कि ये आप अमेरिका का जो ये वाला हिस्सा देखेंगे और ये अफ्रीका का ये वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही तरह के जीवाश्म मिलते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इन्होंने बताया कि जब दो स्थानों पर एक तरह के जीवाश्म मिलते हैं, यानी कि पहले वह स्थान कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, एक साथ जुड़ा रहा होगा, जो कि अब अलग होकर उसके बीच में क्या आ गया है, महासागर आ गया है। फिर वेगनर ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि शैल एवं पर्वत प्रमाण, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि जो बेसिकली उत्तरी अमेरिका का एक अपलाशियन पर्वत है जो कि उत्तरी अमेरिका में किस साइड है, ऑब्वियस ही बात है पूर्वी साइड है। मैंने मैपिंग की क्लास में ये चीज आप लोगों को पढ़ाया है कि अपलाशियन पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी साइड में। तो वहां पर जिस तरीके की पर्वत की संरचना मिलती है या जिस तरह के रॉक्स मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं, सेम वैसे ही चट्टानें जो है वो यूरोप के कैलेडोनियन पर्वत के पास मिलती है। तो यानी ये ऐसा कह सकते हैं कि पहले यूरोप का जो ये वाला भाग था और अमेरिका का ये वाला पार्ट था, ये दोनों क्या थे, एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़े हुए थे, जो कि समय के साथ एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। उस हिसाब से अगर आप देखें तो जलवायु के भी प्रमाण उन्होंने दिए। उन्होंने बताया कि अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में कोयले की परतें मिली हैं, जबकि ये गर्म जलवायु में बनती है। इससे पता चल रहा है कि कभी ना कभी जो अंटार्कटिका का हिस्सा था वो क्या था, भूमध्य रेखीय हिस्से में था, जो कि धीरे धीरे खिसक कर क्या हो गया है, नीचे की ओर खिसक गया है, जो कि बिल्कुल बर्फीला स्थान है। लेकिन पहले ही वो कहाँ था, इक्वेटर लाइन पर था, तभी तो वहां पर मिले थे ना कोयले के प्रमाण। ऑब्वियस ही बात है, कोयला जो है वो गर्म गलित चट्टानों से मिलकर क्या होता है, धीरे धीरे अपना जो फॉर्म है, जो रूप है, वो धीरे धीरे चेंज कर लेता है, जो कि कहाँ पर पॉसिबल है, ऑब्वियस ही बात है भूमध्य रेखीय एरिया में पॉसिबल है, ना कि बर्फीली एरिया में। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए, वेगनर ने अपनी तरफ से जो बेसिकली प्रमाण दिए वो किसी विद्वान को सही लगे, किसी विद्वान को गलत लगे, तो बहुत से विद्वानों ने इसमें कुछ एड ऑन किया। वेगनर के सिद्धांत में कुछ ना कुछ कमियां भी रही होंगी, तभी जो अन्य विद्वान हैं उन्होंने इसमें कुछ और प्रमाण जोड़े। तो वेगनर के सिद्धांत की क्या क्या कमियां थी? वेगनर के सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण कमी ये थी कि वह यह नहीं बता पाए थे कि महाद्वीप कैसे खिसकते हैं, मतलब उसके पीछे रीजन क्या है, कैसे खिसकते हैं, हाउ, ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने थ्योरी में। उसके अलावा उन्होंने ये बोला कि महाद्वीप जो है वो समुद्र के नीचे बेसाल्ट पर काट कर चलते हैं,
लेकिन यह विचार वैज्ञानिक रूप से उस टाइम पे सही नहीं माना गया था। इसीलिए उस समय यह सिद्धांत जो है उसको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया गया था। बहुत मतभेद था विद्वानों के मध्य इस सिद्धांत को लेकर। ठीक है, तो इस वजह से यह सिद्धांत पूरी तरीके से मान्य नहीं है और ना ही पूरी तरीके से अमान्य है। अब आप पूछेंगे कि मैम इस सिद्धांत का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, सारे सिद्धांत का कुछ ना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि इससे ये चीज जो है, जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो उसने किसी और थ्योरी को जो है वो एक्सप्लेन करने में हेल्प कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी, मैंने क्लास लिया, अगर नहीं देखा होगा तो पिछले क्लासेस में जाकर देखिए। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझाने के लिए हेल्प किसने किया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने किया था। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। तो वर्तमान में क्या माना जाता है? वर्तमान में माना जाता है कि महाद्वीप सचमुच में खिसकते हैं, लेकिन इसका जो कारण है वो पृथ्वी की आंतरिक संवहन धारा है। ये किसने बताया था आंतरिक संवहन धारा का सिद्धांत? मैंने बहुत अच्छे से इसको लिखवाया था कि आर्थर होम्स ने कहा था। वन डे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ये छोटा छोटा जो फैक्ट है उसको नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या होता है। ये मैंने पूरा डायग्राम से आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, सिनॉप्सिस से और थ्योरी से अभी हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपके पास कंटेंट हो जाए जिससे आप आंसर राइटिंग कर सके। ठीक है, आगे देखिए। देखिए आगे क्या लिखा है, सीवीटी है ना। इसको हम लोग 3 चीजों के बेसिस पे पढ़ेंगे। पहले हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे, उसके बाद सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ और वेगनर का क्या सिद्धांत था। तो मैंने आप लोगों को परिचय में बताया था कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो स्थानांतरण की प्रक्रिया को बताता है कि किस प्रकार से जो कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं वो पहले एक साथ जॉइंट थे और वो धीरे धीरे क्या होने लगे, अलग अलग अपना स्थान लेने लगे। जो महाद्वीपीय भाग है वो आप लोगों को पता है कि स्थिर नहीं है, गतिशील है, उसमें विस्थापन होता रहता है, ये नेचुरल प्रक्रिया है। देखिए, सिद्धांत का जो विकास क्रम है सर्वप्रथम एंटोनियो स्नीडर ने इस बात को बताया था। ठीक है, उसके अलावा फिर फ्रांसिस बेकन ने बताया था और जी टेलर ने बताया था। तो इन्होंने क्या क्या बोला है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेगनर का सिद्धांत। देखिए, मैंने आप लोगों को ये वाला बताया था कि जो महाद्वीपीय भाग है वो क्या है, स्थिर अवस्था में नहीं है, अपितु वह गतिशील अवस्था में है। जिससे कि आप संबंधित सिद्धांत को अगर देखें तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ही इसके प्रमाण मिलते हैं। महाद्वीपों की गतिशीलता से संबंधित सर्वप्रथम विचार जो है वो एंटोनियो स्नाइडर ने दिया था, तदुपरांत फ्रांसिस बेकन ने दिया था। इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़े तो टेलर ने भी महाद्वीपों के विस्थापन को स्पष्ट किया है। ठीक है, अभी तो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण विस्तृत नवीन वलित पर्वतों के विस्तार को स्पष्ट करना इनका मुख्य लक्ष्य था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों को ये बात पता होगी, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो आप लोगों को इतना पता है कि पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक में बहुत से ऐसे फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं। फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है मैंने पिछले क्लासेस में बताया है। देखिए, यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका थे वो पेंजिया जब था उससे क्या होने लगे, वो धीरे धीरे टूटकर ये जाने लगे पश्चिम की तरफ। ठीक है, पेंजिया मान लीजिए ये वाला पार्ट पेंजिया है। ठीक है, ये अब टूटा और ये टूटकर पश्चिम की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ से अफ्रीका और जो एशिया वाला पार्ट है वो धीरे धीरे किसकी ओर जाने लगे, उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगे या फिर स्थानांतरित होने लगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे को कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग ये सोचेंगे कि जो स्थानांतरण हो रहा था उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न जरूर होगा। तो यहाँ पर रीज़न जो माना गया वो माना गया ज्वारीय बल को। आप लोगों को पता है कि ज्वारीय बल जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन, सूर्य एवं चंद्रमा के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि इस स्थानांतरण के लिए कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो घूर्णन बल है, सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है वो उत्तरदायी है। देखिए आगे क्या लिखा है कि जहाँ स्थानांतरण के क्रम में महासागरीय भागों से टक्कर के परिणाम स्वरूप रॉकीज एवं एंडीज पर्वत अस्तित्व में आए, इसी प्रकार टेथिस भूसागर संरचना के अवसादों के संकुचन एवं उत्थान से क्या हुआ, हिमालय तथा आल्प्स पर्वत भी अस्तित्व में आए। मैंने जब आप लोगों को क्लासेस पढ़ाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि कॉन्टिनेंट
और कॉन्टिनेंट जब मिलते हैं उन दोनों के बीच भूसन्नति होती है तो क्या होता है, फिर ओशियन और कॉन्टिनेंट मिलते हैं तो क्या होता है, मैंने पढ़ाया है ये वाला। तो इसी क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बेसिकली दो ऐसे पार्ट मिलते हैं, मान लीजिए कि महासागर या फिर एक महाद्वीप है एक महासागर है, तो जब उनमें अवसादों का संकुचन होता है तो उत्थान के फलस्वरूप फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, मैंने पढ़ाया है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि पहले जो था वो हिमालय से पहले टेथिस सागर पड़ता था। तो जब यूरेशियन का जो पार्ट है, यूरेशियन पर्वत का जो पार्ट है या फिर यूरेशियन महाद्वीप का जो पार्ट है, वो जब इंडियन से मिला तो दोनों के बीच में महासागर थे। अब ये दोनों इतने पास आते गए कि महासागर जो है वो दब गया और उसके ऊपर क्या होने लगा, एक बड़ा सा माउंटेन बन गया, जो कि अभी आप लोगों का हिमालय पर्वत है। इसी वजह से हिमालय पर्वत को बोलते हैं कि वो नवीन पर्वत है, यानी उसका जो निर्माण है वो अभी वर्तमान में या हाल ही में हुआ है। ठीक है, वर्तमान का मतलब अब ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले हुआ है, कहने का मतलब कि ये नए समय में बना हुआ है। जबकि आपने ये सुना होगा कि जो अरावली पर्वत है वो काफी प्राचीन पर्वत है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यद्यपि उपरोक्त ने महाद्वीपों के विस्थापन को स्वीकार तो किया, किंतु महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिफल वेगनर ने दिया था। वेगनर का सिद्धांत हम लोग सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, उनकी क्या मान्यताएं थी और अन्य सिद्धांत क्या क्या थे, समर्थन में क्या किया वेगनर ने जो है वो साक्ष्य प्रस्तुत किए, आलोचना क्या था, महत्व क्या था, निष्कर्ष क्या था, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर बेसिकली जो है वो डायग्राम बना हुआ है जो मैंने पहले बता चुका है। ठीक है, कि ये जो आप लोगों को कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसका जो ईस्टर्न साइड है और इसका जो ईस्टर्न साइड है, यानी कि अमेरिका का ईस्टर्न साइड और अफ्रीका का ईस्टर्न साइड, दोनों में क्या होने लगे थे, जो जलवायु है वो क्या होने लगे थे, समान जलवायु के प्रमाण जो है वो प्राप्त हुए। इसके अलावा अगर जलवायु के अलावा देखें तो वहाँ पर सेम टाइप के जो जीवाश्म थे उसके भी प्रमाण मिलते हैं। और आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो जो आप लोगों ने ये देखा होगा इंडिया का पार्ट, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है, कोल मिलता है। ठीक है, कोल बहुत ज़्यादा जो है इंडिया इंपोर्ट भी करता है ऑस्ट्रेलिया से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोल का ये वाला एरिया जो है, जैसे मान लीजिए उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड और फिर तमिलनाडु, ये वाला जो एरिया है, इसी के पास अगर आप इसको ऑस्ट्रेलिया को जोड़ दें तो आप लोगों को पता है कि दोनों ही साइड पे कोयले जो है वो समान विशेषता के मिलते हैं। तो यानी कि ये माना जा सकता है कि पहले जो ऑस्ट्रेलिया था वो इंडिया में ही क्या होगा, जुड़ा होगा, और धीरे धीरे समय के साथ जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडिया से क्या होने लगा, अलग होने लगा। फिर देखिए लिखा है कि उपरोक्त अवलोकन के उपरांत कुछ विचार दिए गए। देखिए लिखा है कि वर्तमान में जो महाद्वीप जहाँ हैं पहले भी वही थे, पहला मत तो ये है। फिर देखिए इसके फलस्वरूप यानी कि जो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय है और पुनः यहाँ उष्णकटिबंधीय, ठीक है, इस तरीके की जलवायु यहाँ पर बदलने लगी है। तो ये मत जो है वो अस्वीकार कर दिया गया। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है कि जलवायु कटिबंध जो है वो स्थिर रहे थे लेकिन महाद्वीपों का विस्थापन फिर भी होता था। तो इस मत को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। यानी कि दूसरे मत को स्वीकार कर लिया गया और पहले मत को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि पहले पैंथिया था, फिर बाद में वो 2 भागों में बटा, ठीक है, ये वाला अब यहाँ पर आएगा। देखिए ये जो बेसिकली जिससे घिरा हुआ है उसको हम लोगों ने बोला पैंथालासा। पैंथालासा एक बेसिकली क्या बोल सकते हैं पैंथालासा को, जैसे मान लीजिए हमारा महासागर है, महासागर के बीच में कॉन्टिनेंट है, उसी प्रकार से पैंजिया को आप बोल सकते हैं कि वो एक कॉन्टिनेंट के रूप में था और उसके चारों ओर का जो भाग था वो था महासागर के रूप में, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है पैंथालासा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा पैंजिया। एक होता है अंगारा लैंड जिसे कि आप लॉरेंशिया भी बोलते हैं, दोनों सेम है। देखो जो अंगारा लैंड और लॉरेंशिया है दोनों सेम है ना, कंफ्यूजन में नहीं आना है कि मैम ने पहले बताया था कि लॉरेंशिया बोलते हैं, फिर यहाँ अंगारा लैंड भी लिखा हुआ है, सेम है। एक होता है अंगारा लैंड और दूसरा होता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड को ही आप लॉरेंशिया बोलते हैं और एक होता है गोंडवाना लैंड। भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इतना आप लोगों को समझ में आया। देखिए फिर सेकंड जो है थ्योरी, उसमें उन्होंने मान्यता दिया कि सियाल से निर्मित परत, आप लोगों को पता है सियाल से निर्मित परत, जो हमारी भूपर पट्टी है वो सियाल से बनी हुई है, यानी कि सरफेस में सिलिका और एल्यूमिनियम का जो है वो भाग सबसे अधिक मात्रा में है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब सिलिका होगा जिस भी चट्टान में तो उसका जो घनत्व होगा वो कम होगा,
जैसे देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि जो सियाल से निर्मित परत होगी उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि सिलिका की मात्रा जो है वो सियाल वाली परत में ज्यादा है, जिसे आप क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सीमा परत पर जो सियाल है वो तैर रही है, यानी सीमा परत जो है ऑब्वियस सी बात है उसका घनत्व जो है वो ज्यादा है, तभी वो सियाल के नीचे है। कॉमन सेंस लगाइए, तो आप कह सकते हैं कि सीमा का जो घनत्व है वो ज्यादा है सियाल से। इतना समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर भी सेम चीज है जो मैंने पढ़ाया था कि जो कार्बोनिफेरस युग का अंत हुआ और पर्मियन युग का प्रारंभ हुआ, उसी के दौरान सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से ज्वारीय बल की उत्पत्ति हुई और ज्वारीय बल की उत्पत्ति के प्रभावाधीन पैंजिया का विखंडन धीरे धीरे प्रारंभ हो गया था। वर्तमान से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसिन युग जो है उससे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों महाद्वीप जो है वो पश्चिम की ओर क्या होने लगे, स्थानांतरित होने लगे। तभी क्या है, बीच में फिर अटलांटिक ओशन अस्तित्व में आया। जैसे मान लीजिए ये पेंजिया है, अब पेंजिया से ये वाला भाग टूटा तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है वो अटलांटिक ओशन आ गया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, सिनॉप्सिस में यही चीजें बताई गई है जो मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया है कि पेंजिया का विखंडन हुआ, उस प्रकार से फिर पश्चिम की ओर स्थानांतरण होने लगा किसका, नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, साउथ अमेरिका का। और फिर विषुवत रेखा की ओर कौन स्थानांतरित होने लगा बताइए? मैंने बताया है इंडिया स्थानांतरित होने लगा था, मतलब जो एशिया वाला पार्ट था और जो अफ्रीका वाला पार्ट था वो विषुवत रेखा की ओर, उत्तर की ओर स्थानांतरित होने लगा था। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पेंजिया का विखंडन। पेंजिया का विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड, जिसे आप लॉरेंशिया बोलते हैं, और गोंडवाना लैंड, दो पार्ट में हुआ। ये तो मैंने इतनी बार पढ़ा दिया कि आप लोगों को याद होगा। ठीक है, फिर मैंने शुरू में ही ये वाला पढ़ा दिया था कि अंगारा लैंड में कौन कौन से पार्ट आए और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से। तो इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, ठीक है, आप एशिया भी लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रायद्वीपीय भारत यहाँ लिखा ही है। फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका जो है वो अंगारा लैंड में आ गया, ग्रीनलैंड और यूरोप। इतना आप लोगों को याद रखना है। अभी तक तो हम लोग केवल समझ की बात कर रहे थे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात कर रहे थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे बेसिकली। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कंटेंट लेकर हम लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे उनका आंसर लिखना है। देखिए यहाँ लिखा है कि जर्मन भूगोलवेत्ता, भूवैज्ञानिक एवं जलवायु वेत्ता वेगनर ने अवलोकन किया कि अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर समान जलवायु एवं जीवाश्मों के प्रमाण मौजूद हैं। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया में समान युगीन एवं लगभग समान विशेषता वाले कोयले के प्रमाण पाए गए हैं। ये भी मैंने बता दिया है, जीवाश्म वाला भी बता दिया। यहाँ तक मैंने जितना भी पढ़ाया है सारे चीज थ्योरी में भी वही मिलेगा, बस आपको लिखने के लिए कंटेंट मिल जाएगा। देखिए वर्तमान के वे क्षेत्र जो कि विषुवत रेखा के निकट है, हिमक्षादन के प्रमाण जैसे कि दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग इत्यादि। आगे देखिए उपरोक्त अवलोकन एवं इसी प्रकार के अन्य कई प्रमाणों को स्पष्ट करने के लिए वेगनर ने दो मतों पर विचार किया। प्रथम कि सभी जो महाद्वीप है वो सदैव क्या होते हैं, स्थिर रहे हैं, किंतु जलवायु कटिबंधों में जब परिवर्तन हुआ, जहाँ की उष्ण कटिबंध का रूपांतरण जो है उपोष्ण कटिबंध में हुआ और पुनः यह उष्ण कटिबंध फिर से परिवर्तित हो गया। जबकि दूसरा विचार यह है कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों और महाद्वीपों का विस्थापन हुआ हो। प्रथम मत को अस्वीकार कर लिया गया था और दूसरे मत को स्वीकार कर लिया गया था। दूसरा मत कौन सा मत था? दूसरा मत कौन सा मत था बताइए? दूसरा मत यह था कि जलवायु कटिबंध तो स्थिर था, जलवायु में परिवर्तन नहीं आया, महाद्वीप जो है वो अपना विस्थापन करने लगे थे। आगे देखिए वेगनर जो है उन्होंने वर्ष 1912 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके लिए इन्होंने निम्न मान्यताओं को आधार बनाया या फिर प्रमाण दिया। जैसे इन्होंने बोला कि वर्तमान के समस्त महाद्वीप आपस में जुड़े थे, जैसे जिसे इन्होंने पैंजिया कहा था। मैंने कितनी बार ये पढ़ा दिया आज की क्लास में। पैंजिया के लगभग मध्य में एक भूसन्नति अवस्थित था, जिसे कि टेथिस भूसन्नति अथवा सागर कहा गया। इसके अलावा लिखा है टेथिस भूसन्नति के उत्तर पैंजिया का जो भाग है वो अंगारा लैंड या लॉरेंशिया, जबकि दक्षिण का जो भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। फिर वही अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली जो सियाल परत है वो अधिक घनत्व वाली सीमा परत के ऊपर
तैर रही है। ये भी मैंने आप लोगों को सिनॉप्सिस के जरिए बताया। लिखा है उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर वेगनर ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया कि कार्बोनिफेरस युग के अंत तथा पर्मियन युग के प्रारंभ सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभावाधीन पैंजिया का जो है वो विखंडन प्रारंभ हुआ। वर्तमान से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व जहां चंद्रमा के ज्वारीय बल का प्रभाव सूर्य की अपेक्षा अधिक रहा, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य दूरी क्या है, अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है कि वेगनर के अनुसार अस्तित्व में आए महाद्वीपीय भाग जो है वो पश्चिमी की ओर जाने लगे और विषुवत रेखा की ओर प्रभावित हुए, जहाँ की पश्चिम की ओर गतिशीलता हेतु उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन को उत्तरदायी माना। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो आप लोगों को पता है वेस्ट टू ईस्ट जो है वो क्या करती है, घूमती है। इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर पश्चिम की ओर कॉन्टिनेंट गए होंगे तो इसके पीछे ये मतलब जो फोर्स लग रहा है वो पृथ्वी का घूर्णन है। फिर है वही पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में गुरुत्व बल के प्रभाव के अंतर यानी कि प्लवनशीलता एवं पोलर फीलिंग फोर्स यानी ध्रुव से भागने वाले बल जो है उसके सम्मिलित प्रभाव को विषुवत रेखा की ओर गति के लिए क्या माना गया, उत्तरदायी माना गया। अब इन्होंने साक्ष्य में कुछ समर्थन दिए हैं, मतलब कुछ समर्थन में साक्ष्य दिए हैं, जिसमें से पहला आप लोगों का है जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला तो अफ्रीका दिखाई दे रहा है और ये अफ्रीका के बाद जो एशिया वाला जो पार्ट आता है वो दिखाई दे रहा है। इसको देखिए क्या लिखा है, अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों अर्थात अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी एवं दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट है, इस मतलब शेप का है या आकारिकी का है कि इनके पूर्व जो है वो आपस में जुड़े होने को प्रमाणित करता है, जिसे इन्होंने क्या बोला, जिगसॉ फिट कहा। जैसा मैंने एग्जाम्पल से बताया था कि जो अमेरिका का जो ये वाला एरिया है वो अफ्रीका के ये वाले एरिया से क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। जैसे आप लोगों को इस ड्राइंग में दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, एक बार इस ड्राइंग को आप लोग ठीक से देख लीजिए। फिर देखिए इन्होंने बोला कि अटलांटिक महासागरों के उपरोक्त विपरीत तटों पर मीसोसार्क जीव एवं फर्न या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत से जीवाश्मों के प्रमाण मिले, जिस वजह से ऐसा माना जाने लगा कि ये क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। उसके अलावा देखिए भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिलते हैं लेमूर। लेमूर एक जीव है, ठीक है। इस आधार पर कुछ जो बेसिकली सिद्धांत है उसमें माना गया कि ये वापस में मतलब जो पूर्व काल था उसमें क्या थे, ये समस्त खंड आपस में जुड़े हुए थे। तभी तो जो भारत है और मेडागास्कर है, अफ्रीका, तीनों में लेमूर मिलते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जिनका निर्माण हिमानी निक्षेप से होता है। भारत में गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के जो प्रतिमान हैं न सिर्फ भारत में अपितु दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं, जैसे कि अफ्रीका, मेडागास्कर। तो इस वजह से समझ में आया कि अगर यह अवसादी चट्टानें जो है वो अफ्रीका, मेडागास्कर, फॉकलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में अगर मिलते हैं, यानी कहा जा सकता है कि अगर कुछ समय पूर्व हम जाएं तो ये सभी क्या थे, आपस में एक ही कॉन्टिनेंट के रूप में मौजूद थे। अब देखिए आलोचना क्या क्या दिया गया। आलोचना में बोला गया कि दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीपों के विपरीत तट यद्यपि क्या है, जिगसॉ फिट को तो प्रमाणित करते हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका को गिनी तट से मिलाया जाए तो वह पूरी तरीके से जिगसॉ फिट अवस्था में नहीं आ सकता। यानी कि बोल सकते हैं कि ये सारे के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो रूल आप लोगों ने बनाया, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने क्या किया, कुछ प्रमाण दिए, एक ही प्रमाण क्या सारी चीजों पर फिट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी हुआ, यानी जो चीजें अफ्रीका और अमेरिका के ऊपर जो है वो फिट बैठ रही थी, वो चीजें गिनी के ऊपर फिट नहीं बैठा। आगे देखिए लिखा है, वर्तमान में यह स्पष्ट हो चुका है कि गति प्लेटों में पाई जाती है। वही वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन को पश्चिमी तथा विषुवत रेखा की ओर बताया, जबकि वर्तमान में यह प्रमाणित हो गया है कि गति वो प्लेटों में होती है, ना कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है, ठीक है।
आगे देखिए, वेगनर ने बोला था कि पैंजिया का जो विखंडन है उसके लिए ज्वारीय बल काम करता है या उत्तरदायी होता है, जबकि वैज्ञानिक जो है वो प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिए कि जो पैंजिया है उसके विखंडन हेतु चंद्रमा के द्वारा लगाए गए आवश्यक बल को यदि चंद्रमा के द्वारा लगा दिया जाए तो पृथ्वी तो अपनी धुरी से घूर्णन करना ही बंद कर देगी। देखिए यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बताया कि सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, परंतु महाद्वीपों की गतिशीलता एवं विस्थापन को महत्व देने के साथ अगर कुछ ऐसे साक्ष्य इन्होंने प्रकट किए जिससे कि बेसिकली प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि बाद में आया उसको समझने के लिए इस थ्योरी ने बहुत हेल्प किया। ठीक है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो ठीक से समझ में आया होगा और इस पर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उस पर आंसर लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।